Hello students, myself Veena Sharma, Associate Professor, Department of Botany, SPC Government College, अजमेर। आज हम हमारे MSc के 4th सेमेस्टर के एडवांस इकोलॉजी का जो 16वां पेपर है, 16th पेपर, उसके बारे में बात करेंगे। और उसमें से हमने एक टॉपिक आज लिया है एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में हम कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एनर्जी, जैसा कि हमें पता है कि इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द एबिलिटी टू डू वर्क और एबिलिटी टू ट्रांसफ़र हीट और एबिलिटी टू सेट थिंग्स इन मोशन। सो एनर्जी एज फूड, इट इज़ फंडामेंटली इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। लेकिन इसमें भी ये बात है कि जो ह्यूमंस हैं वो उनको बहुत तरीके की एक एडिशनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अपने सिविलाइजेशन को सस्टेन करने के लिए। उनके डे टू डे जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको मेंटेन करने के लिए, उनके डेली जो लाइफ है उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, लिविंग में एनर्जी की ज़रूरत होती है। और जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उनमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये जैसे हमारी जो भी करंट सिविलाइजेशन है उसमें वी हैव लार्जली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स। हम अपने जो भी सिविलाइजेशन को चला रहे हैं वो मेनली फॉसिल फ्यूल के कंजम्पशन पे आधारित है। और जो हमारा कमर्शियल प्रोडक्शन है जिसमें एनर्जी कंज्यूम होती है उसमें 82% जो एनर्जी है वो ऐसे सोर्सेस से आ रही है जो कि वापस हम धरती को पुनः दे नहीं सकते। मीन्स दे आर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बट दे आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। इनमें बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स हैं। हम जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स हैं या न्यूक्लियर पावर है, इनसे जो एनर्जी कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ में या इनमें सस्टेन कंज्यूम होती है वो लगभग 80% हो जाती है और 82% हो जाती है। और बाकी की जो 18% एनर्जी है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आती है। रिन्यूएबल सोर्सेज में जैसे बायोमास है, मेन जो कंट्रीब्यूटर है वो बायोमास हो जाता है जो कि 11% है। और इसके अलावा हमारी जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जैसे हाइड्रो पावर है या जियोथर्मल है, सोलर है, विंड है, वो बाकी का कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एनर्जी जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनपुट है डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। और ये ह्यूमन वेलफेयर में मतलब उसके जो हाउस होल्ड की एक्टिविटीज़ हैं, एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्ट है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात जहाँ होती है वहाँ एनर्जी का इनपुट ज़रूरी हो जाता है। अब जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे एयर है या वाटर है या लैंड है, उसी के कंपैरिजन में एनर्जी भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स के रूप में काम में आता है। और ये एनर्जी रिसोर्सेज दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो हमारे कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं जिसमें हमने फॉसिल फ्यूल के बारे में बात की, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी करते हैं और हमें ये पता है कि ये धीरे धीरे हमारे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता जा रहा है, ये रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं और इनका फिर से वापस रिप्लेनिशमेंट बहुत धीमी गति से हो रहा है। तो हमें ये आवश्यकता हुई कि हम कुछ ऐसे रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करें एनर्जी के जो कि अल्टरनेटिव सोर्सेज हों, जो नॉन कन्वेंशनल हों, जो क्लीन एनर्जी या ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज हों और वो रिन्यूएबल भी हों।
रिन्यूएबल इन द सेंस, व्हाट इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो रिन्यूएबल वो मतलब ये इनकी आवश्यकता हमें महसूस हुई कि हम जो कन्वेंशनल तरीके के हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनसे अलग हटके कुछ नए एनर्जी रिसोर्सेज की तलाश करें, जिससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो हमारे इन सारे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को, ह्यूमन वेलबींग और हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हैं या जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनकी नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए ज़रूरी होगी। तो ये एनर्जी जो सोर्सेज हैं हमारे वो दो तरीके के हो गए, एक तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए और एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए। तो आज हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। व्हाट इज़ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो ऐसे सोर्सेज से आती है जो कि कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश हो रहे हैं, फिर से बनते जा रहे हैं। तो ये जो एनर्जी के सोर्सेज हैं उनमें हम कॉमनली जो देखते हैं सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, बायो एनर्जी, ये सब हमारे ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे जो एनर्जी हमें मिलती है वो रिप्लेनिश हो रही है। मतलब इसके सोर्सेज जो हैं वो इनएग्जॉस्टिबल हैं, ख़त्म नहीं हो रहे हैं। जो दुनिया के जो देश हैं वो उन्होंने ये मतलब कई लंबे समय तक इस पे विचार किया, उसके बाद में वो ऐसे एनर्जी सोर्सेज ढूंढने में सक्षम रहे जिनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो बहुत कम होगा या जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उनके कंपैरिजन में कम होगा। हालांकि एनर्जी की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज 82% पूरी करते हैं और रिन्यूएबल 18% ही पूरी कर पाते हैं, लेकिन फिर भी हम ऑल्टरनेटिव सोर्सेज की तरफ जाएंगे तो हमारी धरती के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अच्छा रहेगा। ये जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी करते हैं, जल्दी ख़त्म भी हो रहे हैं, इसलिए ये इसकी हमें ज़रूरत हुई थी। अब ये जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं वो ये दो तरीके के हो सकते हैं, या तो मतलब इसकी जो एनर्जी है वो या तो ग्रीन एनर्जी या क्लीन एनर्जी के रूप में हो सकती है, लेकिन ये इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। जहाँ जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं वो तो हैं कि रिसाइक्लेबल होते हैं, वो फिर से बनते रहते हैं, जबकि क्लीन एनर्जी जो है वो ऐसी एनर्जी है जो कि पॉल्यूटेंट रिलीज़ नहीं करती, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरीके के जो पॉल्यूटेंट हैं वो नहीं निकलते। बट रिन्यूएबल सोर्सेज की जो एनर्जी कंजम्पशन होता है उसमें दे आर नॉट कम्प्लीटली क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस। और जो ग्रीन एनर्जी है, व्हाट इज़ ग्रीन एनर्जी? इट इज़ द एनर्जी विच कम्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। तो इनमें ये थोड़ा सा फ़र्क होता है, उसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। नाउ जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं वो लगभग 7 तरीके के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमने आइडेंटिफाई किए हैं, और ये सोर्सेज हैं हाइड्रो पावर एनर्जी, बायो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी एंड ओशन एनर्जी। तो हम इनको एक एक करके देखते हैं कि जैसे हाइड्रो पावर एनर्जी क्या होती है और किस तरीके से हम इसको एज ए रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स काम में ले सकते हैं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो हाइड्रो पावर एनर्जी या वाटर एनर्जी जो है वो बहुत
कन्वेंशनल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और हालांकि ये कन्वेंशनल है लेकिन रिन्यूएबल है। यहाँ दोनों बातें आई है। अभी तक हमने पढ़ा है कि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उन्हीं को हमने रिन्यूएबल कहा है, लेकिन हाइड्रो पावर एनर्जी या वाटर एनर्जी ऐसी एनर्जी है, ऐसा सोर्स है एनर्जी का जो कि कन्वेंशनल होते हुए भी रिन्यूएबल एनर्जी है। इसमें हमें एनर्जी जो है वो पानी से प्राप्त होती है, और इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वाटर फ्लो। जैसे पानी किसी हाइट से गिर रहा है या पानी कहीं इकट्ठा है तो हम उससे एनर्जी हार्नेस कर लें, दैट इज़ हाइड्रो पावर एनर्जी। जहाँ पे कंटिन्यूस फ्लो है पानी का, हाई स्लोप्स पे वो गिर रहा है, मतलब हाई एल्टीट्यूड से नीचे आ रहा है, वहाँ हम हाइड्रो पावर एनर्जी को काम में लेते हैं। और हाइड्रो पावर एनर्जी एक क्लीन एनर्जी है, नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं हम इसको, लेकिन इस फॉर्म में एनर्जी जो है वो बहुत भविष्य के लिए हम स्टोर नहीं कर सकते। और कई देश ऐसे हैं दुनिया के जो लगभग, जैसे पैराग्वे कंट्री है तो वो वहाँ पे लगभग 100% जो उनका इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम से ही प्राप्त होती है। तो ये जो हाइड्रो एनर्जी है वो इनडायरेक्टली इट इज़ लिंक्ड टू सनलाइट विच इवेपोरेट्स वाटर of the oceans or the water bodies which precipitate in the form of rain in continents, forming rivers, dams. Rivers होते हैं, उन पे डैम्स बनते हैं, तो डैम्स आर बिल्ट ऑन रिवर्स, एंड फिर वो एक रिजर्वायर बन जाता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर के साथ में। और इन बांधों की जो ऊंचाई है, जैसे 15 मीटर की ऊंचाई का अगर बांध है तो वो उसको हम एक अच्छा डैम कह सकते हैं इस काम के लिए। तो लेकिन क्या होता है कि इंडिया में भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो हैं वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही स्टार्ट हो गए थे बनना, और जो मल्टीपर्पज़ जैसे रिवर वैली प्रोजेक्ट भी कहते हैं हम इनको, सबसे पहले ये भाखड़ा नांगल में प्रोजेक्ट बना था, सतलज नदी के ऊपर डैम बनाया गया था और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की गई थी। और इस तरीके के और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट देश में बने हैं, उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे टेहरी डैम बना भागीरथी रिवर पे यूपी में, सरदार सरोवर गुजरात में, और नर्मदा वैली प्रोजेक्ट गुजरात में। ये कई मतलब ये बन रहे हैं, कुछ बनने के चरण में हैं और कुछ बन चुके हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है इनका, डैम्स का कंस्ट्रक्शन, वो इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट करता है, लेकिन कई बार ये बहुत सोशल या पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज़ को जन्म दे देता है, एनवायरमेंटल कंट्रोवर्सीज़ इसमें हो जाती हैं। और हमने इसमें कई ऐसी, मतलब अपन न्यूज़पेपर्स में आए दिन देखते रहते हैं कि जो डैम्स बनते हैं उनके क्या क्या नुकसान हैं। ये जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्लांट्स लग जाते हैं तो वो फ्लडिंग, मतलब बाढ़ को भी न्योता देते हैं एक तरीके से। अभी रिसेंटली हमने उत्तराखंड में कुछ ऐसी त्रासदियों के बारे में पढ़ा है जो अभी हुई हैं, और उनसे काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि ये जो लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स बनते हैं वो फ्लडिंग तो करते ही हैं, साथ में वहाँ से जो लोग हैं उनको भी डिस्प्लेस कर देते हैं, और अनडिज़ायरेबल कुछ सोशल और इकोलॉजिकल चेंजेस वहाँ के इकोसिस्टम में ये चेंजेस ले आते हैं।
डैम्स के साथ जो कंट्रोवर्सी है बेसिकली वो इस तरीके से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं, जैसे जो वाटर रिजर्वायर या लेक्स बन जाती हैं वो एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेती हैं, जहाँ मतलब एग्रीकल्चर और वो सब उनसे प्रभावित हो जाते हैं। एग्रीकल्चर लैंड पे ये रिजर्वायर्स बन जाते हैं, तो इकोसिस्टम जो होता है वहाँ का वो डिस्टर्ब हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है। दूसरे तरफ जो डाइवर्सिटी हमारी बायोडाइवर्सिटी है, प्रेशियस बायोडाइवर्सिटी है, वो भी इट मे डिस्ट्रॉय बिकॉज ऑफ हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस हो जाता है क्योंकि वहाँ रिजर्वायर्स बनने की वजह से बायोडाइवर्सिटी के का लॉस हो जाता है। और जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी इसमें प्रभावित होती है। जो फ्लोइंग वाटर वाली जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। और दूसरी बात, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनते हैं इनकी दे आर वेरी कॉस्टली, इनकी बहुत हाई कॉस्ट होती है, तो उसमें कई इसलिए भी वो नुकसान, इकोनॉमिकली भी नुकसानदायक होता है। और इसके अलावा कुछ जो लोग हैं वहाँ रहते हैं आसपास उस एरिया में, दे आर ऑल्सो डिस्प्लेस्ड, तो दे कॉज ग्रेट सोशल प्रॉब्लम्स। और ये सब तो कुछ इससे रिलेटेड इसके नेगेटिव रोल्स हैं, लेकिन बेनिफिट भी बहुत होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से। और दुनिया में करीब 150 कंट्रीज़ हैं जहाँ हाइड्रो पावर प्रोड्यूस की जा रही है। जितनी भी दुनिया में हाइड्रो पावर प्रोड्यूस होती है उसका 32% जो है वो हमारे एशिया पैसिफिक रीजन में प्रोड्यूस होता है। उसमें भी चाइना जो है इट इज़ द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे ब्राज़ील, कनाडा, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पैराग्वे, स्विट्ज़रलैंड, वेनेजुएला। यहाँ जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोडक्शन है, जो उनका कंट्री का इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोडक्शन है, वो बेसिकली मूल जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से ही जनरेट होता है। और पैराग्वे जो कंट्री है वहाँ तो 100% इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम से आती है, और इसका वो 90% तो वो ब्राज़ील को एक्सपोर्ट कर देता है। ब्राज़ील है या अर्जेंटीना है, ऐसे कंट्रीज़ को वो एक्सपोर्ट भी करता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है उससे इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो कुछ टरबाइंस के द्वारा जनरेट होती है, जिसमें वाटर जाता है टरबाइंस में और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अभी भी लेकिन इतना पानी दुनिया में है तो लगभग 20% जो है वो ही हार्नेस कर पा रहे हैं हम अभी। जितना मतलब वर्ल्ड की जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है हो सकती है उसका हम 20% ही ट्रैप कर रहे हैं। तो अभी काफ़ी स्कोप है इसमें कुछ और ज़्यादा अच्छा करने के लिए। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में हमने देखा, हाइड्रो पावर में, कि कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स में एक तो ये है कि ये क्लीन सॉल्यूशन है, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो इसके एनर्जी कंजम्पशन में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता, और जो मतलब पोल्यूशन नहीं होता, या हम ये कह सकते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट इसमें कम निकलते हैं, तो इस तरीके से एनवायरनमेंट को क्लीन रखता है। लेकिन इसके दूसरे सोशल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया जो है उसमें भी काफ़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और 84,000 मेगावाट एनर्जी ये इससे प्रोड्यूस करता है हर साल। तो हमने इस तरीके से देखा कि एक तो हाइड्रो पावर एनर्जी जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब हम अपने अगले लेक्चर में नेक्स्ट जो सोर्सेज हैं एनर्जी के, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, बायो एनर्जी, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।